नमस्कार साथियों, त्रिसंकल्प आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी के लिए अगस्त महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के साथ साथ हम उसके साथ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। देखिए, ये बिहार का चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, एईटीओ का, बीपीएससी का, बीएसएससी सीजीएल 4 का, उन सभी के लिए यह वीडियो मददगार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो एनसीआरबी 2022 के रिपोर्ट को लेकर के है ना। तो एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो इसके बारे में जानना है पहले। तो ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग आके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 30 जुलाई को, ठीक है, 30 जुलाई को जो था वो मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस था। ठीक है, इनके अवसर पर जो बिहार पुलिस के मुख्यालय ने क्या किया, तो एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। उस ऑपरेशन का भी नाम आपको याद रखना होगा, ऑपरेशन नया सवेरा। ठीक है, नया सवेरा ये ऑपरेशन का नाम था। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, तो जो शोषणकारी क्षेत्र में तस्करी से पीड़ित है, जैसे कि नाबालिग, उनको बचाना और उसका पुनर्वास करना। ठीक है, इस अभियान का लक्ष्य था। और ये मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2025 का जो थीम था इसके खिलाफ, वो थीम क्या है, तो थीम भी याद रखना पड़ेगा। क्या था, तस्करी मानव तस्करी संगठित अपराध अपराध है। उसके बाद शोषण समाप्त करें। ठीक है, शोषण समाप्त करें, ये इसका थीम है। ठीक है, तो ये थीम याद रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑपरेशन नया सवेरा क्या है, तो यह 15 दिवसीय अभियान था। ठीक है, जो 31 जुलाई को शुरू हुआ था और 14 अगस्त 2025 को ख़त्म होगा। और इसका उद्देश्य क्या था, थीम समझ गए। इस 2025 के लिए मानव तस्करी के विरुद्ध जो विश्व दिवस का थीम था वो मानव तस्करी संगठित अपराध को रोकना है ना, समाप्त करें, इस तरह का। और 15 दिवसीय अभियान है जिसका उद्देश्य क्या है कि मानव तस्करी, बाल श्रम, देह व्यापार और जो ऑर्केस्ट्रा समूह होता है वहाँ पर जो शोषण मतलब जो व्यक्ति शोषण के शिकार होते हैं उन सभी को बचाना और उनका क्या करना, पुनर्वास करना। तो मई 2025 में, जनवरी 2025 में अगर एक डेटा देखें तो 231 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं सिर्फ बिहार में। ठीक है, और इसमें से 118 नाबालिग लड़की था और 506 लड़के को बचाया गया है इसी अवधि के बीच में। और साथ में 144 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। एनसीआरबी 2022 के रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो 260 मामला, ठीक है, 260 मामलों के साथ बिहार मानव तस्करी में देश के थर्ड स्थल पे थे। ठीक है, थर्ड रैंक पे आपको देखने को मिलेगा बिहार। और लेकिन नाबालिगों को बचाने के मामले में अगर देखें पूरे भारत में तो बिहार जो है फर्स्ट रैंक पे है। तो फर्स्ट रैंक पे किस में है, बचाने के मामले में। ठीक है, और 260 मानव तस्करी 2022 के रिकॉर्ड के अनुसार 260 मामलों के साथ बिहार मानव तस्करी में देश के तीसरे स्थान पर था। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है 2022। अब ये कैसे काम करता है ना, ये जो पकड़ा गया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी शोषित व्यक्ति है इससे और जो शोषण कर रहा है इसका, उनको पकड़ना है तो कैसे, तो इसका जो तंत्र है, जो काम करने का इसका जो काम करने का तंत्र है वो किस रूप में काम करता है। जैसे एक तो जिला स्तर पर है, जिला स्तर पे मानव तस्करी विरोधी समिति है और साथ में कौन है, AHTTF। ठीक है, ये एक टाइप का फोर्स है, मानव तस्करी विरोधी कार्यबल इसको बोलते हैं। इसका गठन किया गया है और ये जो गोपनीय सूचना मिलती है इनको, इन्हीं के आधार पे ये क्या करते हैं, छापामारी करते हैं और अपने अभियान को संचालित करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है, ठीक है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर भी इसी तरह का अभियान संचालित किया जाता है, लेकिन वो किसके द्वारा किया जाता है, एसएसबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका संचालन किया जाता है। अब जो मैंने बताया कि पुनर्वास भी कराना होता है इसका, ठीक है,
इसको इरेज कर लूँ मैं एक बार। तो पुनर्वास के लिए भी बहुत सारे मंत्रालय क्या करते हैं, काम करते हैं मिल करके, ठीक है। बस ये इरेज हो जाए। चलिए अब समझते हैं पुनर्वास को लेकर के। तो पुनर्वास के लिए जो पीड़ित है तो उसको CWC मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि बाल कल्याण समिति और जो बाल देखभाल संस्थान के माध्यम से इसका पुनर्वास किया जाता है, ठीक है। अब मानव तस्करी से निपटने में जो चुनौती है वो क्या है, तो जैसे मान लीजिए कोई सीमावर्ती क्षेत्र में मानव तस्करी करता है तो तस्करों को भागने भागने में सुविधा मिलता है और उसके बाद मतलब क्या होता है कि इस तंत्र को भी सूचना विलम्ब से मिलता है, इसी कारण से बचाव अभियान उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाता है। परिवारों से सहयोग नहीं मिलता है ना। उसके बाद सामाजिक कलंक ये भी है, मतलब पीड़ितों को पुनर्वास तो किया जाता है लेकिन वो पुनः एकीकरण नहीं कर पाता है क्योंकि उसके ऊपर कलंक लग जाता है समाज में, समाज के साथ वो अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको सशक्त करने के लिए, मानव तस्करी विरोधी रणनीति को सशक्त करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है अलग अलग माध्यम से, जैसे सड़क, रेलवे मार्ग, इन सब पे स्थानीय कार्मिकों की तैनाती कर रही है ताकि पीड़ितों की पहचान कर सके। फिर NGO हो गया, पुलिस हो गया, कल्याण विभाग हो गया, इन सभी मिल करके इस नियोजनाओं को सशक्त बना रही है, ठीक है। और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो जन जागरूकता, पीड़ितों का पुनः एकीकरण में सहायता, पुलिस के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जा रही है, ठीक है। आई होप ये जो बिहार में नया ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य आपको याद रखना, इसका थीम क्या है ये याद रखनी है। तो उद्देश्य मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, मानव तस्करी, बाल श्रम, देह व्यापार और ऑर्केस्ट्रा समूह में जो शोषण के शिकार हुए हैं उन व्यक्तियों को बचाना और उनका पुनर्वास करना, ठीक है। उसके बाद जो है 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया गया और साथ में इसका जो थीम था 2025 के लिए, मानव तस्करी संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करें, ठीक है। इतना पॉइंट इससे आपको याद रखनी ही रखनी है। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए बोला गया है NCRB 2022 के अनुसार बिहार में मानव तस्करी के कुल मामलों में देश में तीसरे स्थान होने के बावजूद नाबालिग पीड़ितों को बचाने में प्रथम स्थान। स्टेटमेंट सही है, मतलब ये कथन ए जो है सही है, ठीक है। ये तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करते हुए समझाया था। फिर देखिए रीज़न, बिहार पुलिस के कमजोर बल प्रभाग द्वारा संचालित ऑपरेशन है। हाँ, एक पॉइंट में छूट गया है, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। इसको संचालित कौन कर रहा है, कौन संचालित कर रहा है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि बिहार पुलिस का जो कमजोर वर्ग प्रभाग द्वारा इस ऑपरेशन नया सवेरा को संचालित किया जाता है। और सीमावर्ती क्षेत्रों में SSB के अभियानों ने मामला दर्ज करने से अधिक सक्रिय बचाव और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही है। ए और आर सही है और ये इसका क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर इसका व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने पूरा आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर दिया। ये PDF आज हम लोग प्रयास करेंगे कि अगस्त महीने के जितने करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसको कवर कर लें इस एक ही वीडियो में। थोड़ा लंबा होगा, धैर्य रखिए क्योंकि एग्ज़ाम पास हुए हैं तो मुझे लगभग मई 2026 तक के करंट अफेयर्स को कवर करना है, इसीलिए मैं प्रयास करूँगा थोड़ा लंबा वीडियो रहे और जिसमें कि मैं सारे मैगज़ीन को कवर कर सकूँ, जितने भी करंट अफेयर्स है जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। तो ये थोड़ा धैर्य रखिए। तो आज का जो ये वीडियो है वो लंबा होगा, आराम से देखिएगा, ठीक है। और प्रयास करिए कि एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम वीडियो को 2-3 बार देख लें, या तो 2-3 बार अगर नहीं देख पाते हैं तो नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के साथ साथ आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब जो है आपका देखिए कथन तो किसको लेकर के है, अगर देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए वार्षिक ब्याज दर इतना %, जबकि महिला दिव्यांगों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए 1%। अच्छा, ये जो ऊपर में है ना कथन सिर्फ लिखा हुआ है, क्वेश्चन बनाने में मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो है इसको लिखना था कि बिहार में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर वो लिखना था।
कथन में ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, स्कीम याद रहेगा। तो यह कथन बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना या फिर स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ये मुख्य प्रश्न होगा, ठीक है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो अब चलिए इसको समझते हैं हम लोग, क्या है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये स्कीम। तो देखिए, बिहार सरकार ने क्या किया है कि युवाओं को उच्च शिक्षा, ठीक है, जैसे स्नातक हो गया, किसी को आईआईटी करना, आईटीआई करना है, किसी को चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, या फिर नर्सिंग करना है, पॉलिटेक्निक करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीए करना है, ठीक है, इन सबको उच्च शिक्षा बोलते हैं। उनमें युवाओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार उसको लोन प्रोवाइड कर रही है, जिसको क्या बोलते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। और अभी तक बिहार सरकार इसमें 900 करोड़ रुपया क्या कर चुकी है, कुल आवंटन बजट को आवंटित कर चुकी है। और हाल फिलहाल में तीसरा जो किस्त हुआ आवंटित किया 2025 में अगस्त महीने में, वो कितना था, 300 करोड़ रुपया था, ठीक है। तो इस संदर्भ में ये जो है न्यूज़ में है, इसीलिए हमको इसको पढ़ना है। समझ में आ गया क्यों पढ़ना है। अब देखिए, एक संस्था है, ठीक है, जो आपको समझनी है यहाँ पर। एक संस्था है, उसका नाम है BSEFC, ठीक है, मतलब बिहार स्टेट मतलब बिहार राज्य, इसे एजुकेशन मतलब शिक्षा फाइनेंस कमीशन लिमिटेड, ठीक है, यानी कि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड। इस पटना को क्या किया गया है, तीसरा किस्त क्या किया गया, इसी को पैसा मिलता है, ठीक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, फिर ये उनको शैक्षणिक ऋण प्रोवाइड करते हैं। तो ये इन्हीं के थ्रू जो छात्र होते हैं उनको समय पर और सुलभ शैक्षणिक ऋण प्रोवाइड किया जाता है। इस योजना की विशेषता क्या है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के, तो देखिए, जो भी पात्र है, छात्र है, ठीक है, उसको 4% वार्षिक ब्याज दर पर 4 लाख रुपये तक का ऋण को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर छात्र है, उनके लिए जो ब्याज दर है सिर्फ 1% और सामान्य के लिए 4%, ठीक है। यहाँ पर 2 कैटेगरी याद रखना है। और ऋण अदायगी कैसे, तो जब पाठ्यक्रम पूरा होने के 1 वर्ष बाद, ठीक है, ऋण आप कब जमा करेंगे सरकार को, सरकार ने जो आपको पैसा दिया उसको आपको जमा भी करना है, तो कब करेंगे, जब आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, उसके पाठ्यक्रम पूरा होने के 1 वर्ष बाद, या नौकरी मिलने के 6 महीने बाद शुरू होती है, ठीक है, नौकरी मिलने के 6 महीने बाद शुरू होती है। अब इन दोनों में जो पहले हो जाए, या तो 1 वर्ष बाद, या फिर आप 6 महीने के अंदर में आप नौकरी ले लिए, तो उसके बाद आपको ये ऋण अदायगी करनी है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन और क्या मुख्य विशेषता है इसकी, तो 2 लाख रुपये तक के ऋण को अधिकतम 60 किस्तों में चुकाया जा सकता है, ठीक है, जबकि 2 लाख से जो अधिक के ऋण है उनको 84 किस्तों में चुकाना होता है। और जो शीघ्र से शीघ्र, जितना जल्दी जो ब्याज चुका देगा, उसको अतिरिक्त 4% और 1% तो है ही, इसके ऊपर और उसको अतिरिक्त जो है 0.25% क्या होगा, अतिरिक्त ब्याज छूट प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और अब जो ये है, मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, तो एक पोर्टल है, उसका नाम है MN, ठीक है, SSBY, इसका मतलब क्या हुआ, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन किया जा सकता है, ठीक है। अब आवेदन करने के लिए कौन पात्र है, मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो एक तो जो बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए और 12वीं कक्षा तक उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया हो, ठीक है। और उसके बाद 25 वर्ष से आयु अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ विशेष मामलों में छूट मिल सकता है, लेकिन आवेदक जो भी इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेगा उसका आयु जो है 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद यह जो योजना है, इंजीनियरिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, प्रबंधन हो गया, नर्सिंग हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम, इस तरह के कई पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद ऋण का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, पाठ्यक्रम जो है आपका स्कूल का जो शुल्क होगा उसमें, लैपटॉप खरीदने में, या फिर अन्य आवश्यक अध्ययन सामग्री संबंधी खर्चों के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यह जो ऋण है सिर्फ आप सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश करने के लिए ही
प्रवेश करेंगे तभी आप इसके पात्र होंगे। आप सोचेंगे कि नहीं प्राइवेट में, तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। सरकार से जिसको मान्यता मिला होगा जिस संस्थान को, वहीं पर आप ये कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने आपसे एक देखिए एक इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा है, इसका है ना, BSEFC, मतलब बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई है ना, एक मिनट कहाँ चला गया, इसकी जो स्थापना हुई है वो जो है 2018 में हुई है, ठीक है, 2018 में। और जो कंपनी एक्ट है, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013, उसी के तहत इसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया है। और इसका जो 100% स्वामित्व है, मतलब इसमें इसका जो 100% स्वामित्व है वो किसका है, तो बिहार सरकार का है, ठीक है। 100% स्वामित्व मतलब इनका पूरा अधिकार बिहार सरकार का है, ठीक है। उसके बाद जो है, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके क्यों बनाया गया है, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लक्ष्यों को लागू करना। अब लक्ष्य क्या है, तो उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन अनुपात बढ़े, विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों तक पहुंचाने के लिए उसको सक्षम बनाना। उसके बाद अलग अलग मंत्रालय के साथ मिल करके, एजेंसी के साथ मिल करके उनके साथ क्रियान्वयन करता है और सुविधा प्रदान करता है। आई होप आपको ये इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सारे पॉइंट आपको ध्यान में रहेंगे, ठीक है। अब अगर आपने इनको सही से सुना है तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करिए। देखिए आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद इस प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है इसमें, सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए वार्षिक ब्याज दर 4%, जबकि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए 1% है। स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा, ऋण की अदायगी पाठ्यक्रम पूरा होने के 1 वर्ष बाद या नौकरी मिलने के 6 माह बाद, जो भी बाद में हो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी बाद हो, नहीं यहाँ पर होना चाहिए जो भी पहले हो, तब ये स्टेटमेंट सही होता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो भी बाद में हो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत 100% बिहार सरकार का स्वामित्व वाला कंपनी है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद 25 वर्ष की आयु पार कर चुका 12वीं पास छात्र इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 4 लाख रुपये ऋण तक का ऋण ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, 25 वर्ष पार कर चुका आयु वाला, नहीं 25 वर्ष पार नहीं, क्या बोले थे हम, 25 वर्ष से कम होना चाहिए, उनका आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 12वीं पास होनी चाहिए। इसका मतलब स्टेटमेंट 4 भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 3, 1 और 3, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया, ये आंसर भी दे दिए हैं, देखिए यहाँ पर दिया भी है 1 और 3, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और आपको इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, तो PDF जो मिलेगा आप ध्यान में रखेंगे त्रिसंकल्प IAS, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है त्रिसंकल्प IAS, ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपको लेख पढ़ना है तो विचारों का दुनिया जो है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो लेख लिखते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ जा कर के अलग अलग मुद्दों पे लेख लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, अब देखिए इसमें ना कई सारे क्वेश्चन एक साथ दे दिया गया है। तो इसमें अभी तक हम लोग एक के बारे में ही पढ़े हैं, ठीक है, 2 के बारे में पढ़े हैं। देखिए एक तो ऑपरेशन नया सवेरा है, दूसरा बिहार के बारे में पढ़े। अभी इन दोनों को हमको पढ़ना है, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न आ गया है तो इसे हमको क्या करना है, सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन नया सवेरा किसके लिए किया गया है, तो आपको पता है मानव तस्करी के लिए, है ना, उस पीड़ितों को बचाना और पुनर्वास करना। अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने पढ़ा कि क्या करता है, ये उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्रोवाइड कराता है। अब देखिए यहाँ नाम से ही पता चल जाएगा, बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस, यहाँ देखिए वृक्ष और इको पर्यटन को बढ़ावा देना, तो ये यहाँ से मैच कर जाएगा। उसके बाद जापान, अब एक बचा है तो ये यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। यानी कि आंसर जो इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए का आंसर हो जाएगा 2, बी का आंसर हो जाएगा 1, मिलान करने वाला है, ठीक है, सी का आंसर हो जाएगा आपका 4 और डी का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। ये मैचिंग हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो भी ऑप्शन में ये रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस और JP सेनानी सम्मान योजना के बारे में, ठीक है। चलिए इन दोनों को अभी इसी के साथ, इसी प्रश्न के साथ कर देते हैं ना। आगे और अभी प्रश्न आएगा बहुत सारा, तो हम उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले
इन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। इन दोनों को देख लेंगे तो इससे क्या होगा कि आने वाले जो भी प्रश्न होंगे उसको बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग कौन से टॉपिक को ले लें दोनों में से, जेपी वाला ले लेते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़ा लंबा भी है आर्टिकल, तो इसको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5-6 मिनट लग सकता है। तो देखिए हुआ क्या है कि बिहार सरकार ने जेपी आंदोलन, ठीक है, जो जेपी आंदोलनकारी सेनानी था, जेपी मतलब जयप्रकाश, है ना, जयप्रकाश आंदोलन सेनानी के लिए पेंशन में वृद्धि करने की घोषणा की है। अच्छा, क्यों? तो ये वही व्यक्ति है जो आपातकाल के दौरान, आपातकाल कब का याद है, 1975 से 77 के बीच में जो आपातकाल लगाया था, तो समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जो थे वो समाजवादी नेता थे, उन्होंने आंदोलन किया इसके खिलाफ, और 1974 में इसका समर्थन जब किया तो इनको कारावास में डाल दिया गया, ठीक है, मतलब जेल में डाल दिया था बेसिकली, ये ध्यान में रखना। और इसीलिए बिहार सरकार ने यह कदम उठाया है कि जो ये सेनानी थे, जो इन्होंने सेनानियों ने जो संघर्ष किया था और बिहार के विकास में जो उनका योगदान रहा है, उनको सम्मानित करने के लिए उनके पेंशन में वृद्धि करने की घोषणा की है। अब जैसा कि आपको पता है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इसी संपूर्ण क्रांति को हम लोग जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है एमसीक्यू में बोल देगा कि जेपी आंदोलन के संदर्भ में विचार करें, ठीक है। और 5 जून को क्या हुआ था, 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण ने ऐसे याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और इसकी 51वीं वर्षगांठ मनाई गई कब, 5 जून 2025 को। स्टार्ट कब हुआ था ये, 5 जून 1974 को। कहाँ पर हुआ था, तो जगह का नाम याद रखना है, पटना, ठीक है। पटना में कहाँ, तो गांधी मैदान, ठीक है, नाम सुने होंगे, गांधी मैदान, ठीक है। यहीं पर ये स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। अभी सरकार ने क्या घोषणा किया है इसको सम्मानित करने के लिए, तो जो भी जेपी आंदोलन में जो भी आंदोलन सेनानी थे, उन सभी के पेंशन में वृद्धि करने की घोषणा की है, ठीक है। अब कितना बढ़ेगा, तो जो 6 महीना से अधिक समय तक के लिए जेल में रहा है, उनको 15,000 से, पहले उनको 15,000 मिलता था, अब उनको 15,000 से बढ़ा करके 30,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ठीक है। और जो लोग 6 महीना से कम जेल में रहा है, उनका जो पेंशन था 7,500 था, अब उसको बढ़ा करके 15,000 रुपया कर देगा प्रति महीना, ठीक है। और अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो जीवित पति या पत्नी को क्या होगा, इसका समान पेंशन राशि दी जाएगी। अब जो है जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना, यहाँ पर एक और नाम याद रखिएगा, जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना। तो जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना, ये जो अभी सरकार ने ये पेंशन दी है, उसी के अंतर्गत आता है। इसको जो है 2009 में नीतीश कुमार के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इस योजना का जो नाम है वो जयप्रकाश नारायण के नाम पे ही रखा गया है, जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत होता है। और अभी इसके वर्तमान में जो इसके लाभार्थी है, लगभग 3,354 व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहा है, जिसमें से नीतीश कुमार भी शामिल थे। वो भी इस योजना के पात्र है, लेकिन उन्होंने, मतलब वो पात्र होने के बावजूद भी उन्होंने इस योजना का लाभ नहीं लिया। यहाँ तक कि इस योजना में के तहत जो है लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, सुशील कुमार मोदी, जो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री, ठीक है, इन सब को थे, सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, इन सब को, ये सब भी क्या है, इस योजना के लाभ ले रहे हैं। अब इसकी पात्रता क्या होना चाहिए, तो जो 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक के आपातकाल के समय जेल में गया हो। उसके बाद लाभार्थी को मीसा और DIR मतलब भारत रक्षा नियम के तहत कारावास भोगना आवश्यक, और अवधि का श्रेणी तो बता ही दिए, 1 से 6 माह का कारावास और 6 माह से अधिक का कारावास। 2 तरह का है, जो 6 माह से अधिक है उसको 15,000 से बढ़ा करके 30,000 रुपया दिया जाएगा, और 1 से 6 माह के लिए जो 7,500 है उसको अब 15,000 रुपया किया जाएगा,
ठीक है। और इन पात्र व्यक्तियों को साथ में निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा भी प्रदान की जाती है, ठीक है। अब यहीं पे एक राष्ट्रीय लेवल का एक स्कीम चलता है, इसी के साथ साथ उसको जोड़ के पढ़ लेते हैं, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, ठीक है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, ये क्या है? तो स्वतंत्रता सेनानी जो 1972 में फ्रीडम फाइटर पेंशन स्कीम के रूप में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स पेंशन स्कीम के रूप में प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1972 में, ठीक है। और अगस्त 1980 में इसका नाम बदलकर उदारीकृत कर दिया, है ना। उदारीकृत मतलब इसका नाम बदल दिया गया। और जो है ये जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा यह योजना काम करती है, ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा। और स्वतंत्रता सेनानियों को जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और अब तक कुल कितने स्वतंत्रता सेनानी इसके ऊपर आश्रित है? तो 1,71,689। वर्तमान में पेंशन भोगी कितना है? तो 13,215 जीवित स्वतंत्रता सेनानी है जो अभी इस पेंशन का लाभ ले रही है, ठीक है। और पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाएँ भी है जो 9,770 है। अभी तक 2024-25 में वार्षिक बजट में 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से समय में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, कब से कब तक लेकर के किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक के बीच में जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए हैं उनको कवरेज करेगा। तो याद रखिएगा, जब हमारे भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति से लेकर के इंडिया जब तक आज़ाद नहीं हो गया था 1947 तक के बीच में जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन सभी आंदोलन में जिन नेताओं ने भाग लिया है, स्वतंत्रता सेनानी ने भाग लिए हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद मान्यता प्राप्त आंदोलन, जैसे कि 40 प्रमुख आंदोलन है, जिसमें से भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला वाली घटना, इस तरह की जैसे जितने भी घटनाएं हैं उन सभी में शामिल हुए सैनिकों को क्या किया जाएगा? इस स्कीम के तहत कवरेज दिया जाएगा, ठीक है। ये वाली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस यही है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना, आप समझ में आ गया होगा। इसके बारे में पूरा हम नेशनल लेवल का भी समझ गए और इंटरनेशनल। अब देखिए ना, ये आपको याद नहीं रहेगा एक बार में, जब तक आप इसको 2-4 बार सुनेंगे नहीं, मतलब बाइक करके, तो ऐसा करिएगा कि वीडियो को ना पीछे कर लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद जो है तो ये क्या होगा, जल्दी से आप इसको रिवाइज कर सकेंगे, है ना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा ना क्योंकि मैं तो यहाँ धीरे बोलता हूँ, मुझे समझानी होती है ना, उतना स्पीड में बोल नहीं सकते। तो आप अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा जो स्पीड है वो बढ़ा लीजिएगा, जैसे कि 1.2 पे कर लीजिएगा या 1.3 पे। तो इससे क्या होगा, साउंड एकदम प्रॉपर तरीके से आप तक पहुँचेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है एक और योजना हमारे पास था जो इसी में है, तो वो क्या था? बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, दिवस, बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के बारे में, ठीक है। तो क्या है ये बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस? तो रक्षाबंधन जो हुआ था 9 अगस्त को 2025 में, उसी के अवसर पे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने, ठीक है, पटना में जो स्थित है एक राजधानी वाटिका, उसके एक पेड़ को राखी बांधा और पौधारोपण किया, ठीक है। इसी को बोलते हैं बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस, यानी कि इसको बोल सकते हैं वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया गया, ठीक है, रक्षाबंधन बांध करके। तो यह जो दिवस है कब, तो याद रखिएगा 13 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। और कब स्टार्ट किया गया था? तो 2012 में स्टार्ट किया गया था, 13 अगस्त 2012 में स्टार्ट किया गया था। तो 13 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है, बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस, ठीक है। और रक्षाबंधन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जैसे रक्षाबंधन 2025 में 9 अगस्त के अवसर पे इसको ये किया गया था, ठीक है। तो देखना होगा, थोड़ा आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा, मैं अपडेट कर दूँगा इसके जस्ट अगले लेक्चर में कि यह दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 13 अगस्त को 2012 में शुरुआत हुई थी,
ठीक है। तो दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन मान करके इस दिवस को मनाया गया, जो कि 9 अगस्त को था। तो अब यहाँ पर 13 अगस्त है या 9 अगस्त है, इसको आपको क्लियर करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में देख करके मैं आपको कंपेयर करके बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है ये तो हो गया। फिर इसका उद्देश्य क्या है, बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि पर्यावरण संरक्षण पर जन जागरूकता को बढ़ावा देना, लोगों को जागरूक करना कि पर्यावरण संरक्षण हमें कैसे करनी है, वृक्ष कैसे बचाना है, वृक्ष संरक्षण करना है और वृक्षारोपण को इसके माध्यम से प्रोत्साहित करना है, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है, ठीक है। और राज्य में हरियाली का विस्तार करना है और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना है। सरकार जल जीवन हरियाली जैसे योजनाओं और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, इको पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। तो यही है ये योजना और उसका उद्देश्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस प्रश्न को तो सॉल्व कर चुके हैं, ये देखिए मैंने आपको आंसर बता दिया है। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी होगा, यहाँ देखिए ना एक्सप्लेनेशन, ये पीडीएफ आपको मिल जाती है, पिछला पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है। चलिए अब देखिए इन प्रश्नों को देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित घटनाओं को आरोही कालक्रम यानी कि सबसे पहले से बाद में, आरोही मतलब सबसे पहले जो घटना सबसे पहले हुई है और जो घटना बाद में हुई है उनको आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत में मुख्य सचिव कार्यालय की स्थापना। तो मुख्य सचिव कार्यालय की जो स्थापना हुई थी 1799 में हुई है, ठीक है। उसके बाद एशियाई हॉकी महासंघ, इसका जो स्थापना हुआ है वो आपका 1958 में हुआ है। विश्व वृक्ष सुरक्षा दिवस का शुभारंभ अभी तो मैंने आपको बताया 13 अगस्त, कब हुआ था, 13 अगस्त 2012, ठीक है 2012 विश्व वृक्ष सुरक्षा दिवस शुभारंभ। पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, आपको बताए थे अभी, कौन किया था, जेपी है ना, जयप्रकाश नारायण ने किया था संपूर्ण क्रांति, इसका नाम था जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ था, 1974, ठीक है 1974, कब, तो 5 जून 1974 को इसका आह्वान किया था। तो अब आप देख लीजिए कौन सी घटना सबसे बोला ना, सबसे पहले से बाद में, सबसे पहले घटना कौन सी हुई देख लीजिए 1799 का, तो आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1799 के बाद 1758 आ जाएगा 2, उसके बाद 1774 आ जाएगा, 1974 हो जाएगा, सॉरी 1974 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ये 3 आ जाएगा। तो योजना ये है। अब यहाँ पर देखिए 2 नए आ गए आपके पास, एक तो मुख्य सचिव कार्यालय और दूसरा एशियाई हॉकी महासंघ, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बारे में क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो देखिए एशियाई हॉकी महासंघ की जो स्थापना हुई है, चलिए इसको गेम वाला जो आएगा ना प्रश्न उसी के साथ इसको कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर चलिए यहीं पर मैं अब एक्सप्लेन करके बता देता हूँ अभी दोनों के बारे में, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ था हाल ही में बिहार में, आपको पता है कि 12वीं पुरुष एशियाई कप हॉकी चैंपियनशिप हुआ था। तो चलिए उसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नाम पहले तो हाईलाइट मतलब टाइटल ध्यान रखेंगे, 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये टाइटल हो गया, इसी के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 12वीं है ना, जो नाम है 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लिए क्या किया था, लोगो, ठीक है। उसके बाद शुभंकर हो गया, और ट्रॉफी का अनावरण किया था, ठीक है। और मुख्यमंत्री ने ट्रॉफी प्राइड जर्नी को भी हरी झंडी दिखाई थी। ट्रॉफी नाम याद रखना है, ठीक है, ट्रॉफी प्राइड जर्नी इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए इस टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं, ये क्या है। तो अगस्त 2025 में है ना, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मेजर ध्यानचंद की जयंती उस दिन है, मेजर ध्यानचंद उनकी जो जयंती है 29 अगस्त 2025 से 7 सितंबर 2025 तक
जो राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वहीं पर आयोजित किया गया है। किसके लिए? तो राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पे इस टूर्नामेंट को बिहार के राजगीर में जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वहाँ पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और यह पहली बार है जब बिहार इस आयोजन का मेजबानी कर रहा है। ठीक है, और हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच में एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है और उसके बाद ही बिहार के इस ऐतिहासिक शहर राजगीर में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, मतलब हो चुका है 2025 का ये करंट, इसका मतलब ये गेम हो चुकी है। ठीक है, ध्यान रखना है ये। और जो राजगीर में यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है। इससे पहले एक और हुआ था, उसको भी बता देता हूँ। 2024 में हुआ था, उसका नाम था महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, इसका भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, इस टूर्नामेंट में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए थे? जैसे भारत, चीन है ना, जापान, और उसके बाद चीन हो गया, चीन ताइपेन हो गया, उसके बाद मलेशिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। इन सब की टीमें यहाँ पर क्या थी? शामिल थी। ठीक है, ओमान हो गया। और यह जो टूर्नामेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफायर के रूप में कार्य करेगा और जिसका मेजबानी कहाँ होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। ठीक है, विजेता टीम जो होगा उसमें फिर उसको सीधे हॉकी विश्व कप में प्रवेश मिल जाएगा। क्लियर? इसका जो शुभांकर था वो क्या था? चांद। ठीक है, क्या था? चांद। चांद क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के साहस और स्फूर्ति का प्रतीक है और भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद से ये प्रेरित है। मेजर ध्यानचंद, ठीक है, उसी से चांद शुभांकर रखा गया है। इस चांद का जो डिजाइन में लाल कैप, रेड कैप जो है वो शक्ति का प्रतीक है और जादूगर की टोपी ध्यानचंद की असाधारण प्रतिमा का सम्मान करती है। ठीक है, यहीं पर हम लोग जान लेते हैं जो टर्म वहाँ पर आया था एमसीक्यू में, उसका एशियाई हॉकी महासंघ, एशियाई हॉकी फेडरेशन मतलब महासंघ। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुआ था, जो मैंने आपको ऊपर में बताया, टोक्यो में हुआ था। ठीक है, टोक्यो जो कहाँ पर है? जापान की राजधानी है, यहीं पर हुआ था एशियाई खेलों के दौरान। ठीक है, और इसके 5 संस्थापक सदस्य भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, उसके बाद मलेशिया और पाकिस्तान। नॉर्थ कोरिया नहीं, याद रखिएगा, कोरिया गणराज्य जो साउथ कोरिया है। ठीक है, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया और पाकिस्तान, AHF के 5 संस्थापक सदस्य देश, 5। और ये जो है इसके बारे में एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि 5 महाद्वीपीय महासंघ में से यह एक है और AHF जो है उच्च प्रदर्शन परियोजना अनुदान, उपकरण और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से जो इसके सदस्य राष्ट्रीय संघों का समर्थन करके खेल को बढ़ावा देता है, विकसित करता है और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, ठीक है, FIH का सहायता प्रदान करता है। तो आई होप आपको इसके बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। 12वीं पुरुष एशिया कप चैंपियनशिप। एक और टर्म यहाँ पर न्यूज में था जो मैंने आपको सॉल्व कराया। एक देखिए, ये तो हो गया। अब देखिए, भारत में मुख्य सचिव कार्यालय की स्थापना। ठीक है, भारत में मुख्य सचिव कार्यालय की स्थापना, तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ है कि प्रत्यय अमृत, ठीक है, नाम याद रखेंगे, प्रत्यय अमृत। देखिए ये अगस्त, याद रखेंगे, फिर से मैं आपको याद अगस्त 2025 का न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिहार के ये जो है नए मुख्य सचिव है। ठीक है, नए मुख्य सचिव, ठीक है, बिहार का, अगस्त 2025। आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे उस टाइम पे नाम वेरीफाई कर लेंगे कि अभी नए मुख्य सचिव कौन है। ठीक है, इस बात को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार के मुख्य सचिव जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तब आप रीचेक कर लेंगे कि कौन है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त 2025, और अभी जब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये जो महीना है ये है जून 2026। ठीक है, तो सोचिए इतना दिन हो गया है तो ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और आगे अगर मान लीजिए चेंज हो गया तो फिर इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो जो आपने नाम याद किया हुआ है उसको एक बार देख करके ज़रूर जाएं कि कहीं उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं ना आया है।
ठीक है। अब ये कौन है? प्रत्यय अमृत, ये जो है IAS अधिकारी है, ठीक है। 1991 बैच के कैडर के हैं और इनको नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये किसके स्थान पर, किसका स्थान लेगा? अमृत लाल मीणा के स्थान पर, जो कि 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हुआ, और उन्हीं का स्थान ये प्रत्यय अमृत ले रहे हैं, ठीक है। प्रत्यय अमृत के बारे में अगर आपको जानना हो थोड़ा, तो बिहार के विकास आयुक्त के रूप में भी ये कार्य कर चुका है। अब जो है मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अतिरिक्त ये स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग में जो अपर मुख्य सचिव होता है उसका भी भार इन्होंने संभाला है। 2011 में लोक सेवक में बहुत ज़्यादा योगदान होने के कारण इसको प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि बिहार में जो मुख्य सचिव का कार्यालय है, इसका जो है 1799 में ब्रिटिश शासन के दौरान जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उसके अधीन अस्तित्व में आया है, तभी से यह राज्य प्रशासन का एक अभिन्न अंग मान लिया गया है, ठीक है। और मुख्य सचिव ये राज्य में जो कार्यरत सर्वोच्च रैंक का ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। जैसे सेंटर में भारत सरकार का सचिव होता है, उसी तरह से राज्य में भी राज्य सरकार का ये सचिव होता है, ये प्रशासनिक अधिकारी का सर्वोच्च अंग होता है, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री करती है राज्यपाल के नाम पर, ठीक है। और क्राइटेरिया यही है कि वो वरिष्ठ IAS अधिकारी हो, उसकी योग्यता और विश्वास जैसे कारकों के आधार पर करी जाती है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? तो राज्य प्रशासन के मामलों में सलाहकार देना, नीतिगत मुद्दों पर मार्गदर्शन करना, सरकार का जो कैबिनेट का बैठक होता है उसका एजेंडा ये तैयार करता है, वहाँ की कार्यवाही को रिकॉर्ड करता है, निर्णय के कार्यान्वयन को में निगरानी रखता है। फिर जो राज्य सिविल सेवा में नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति होता है उसका भी देखरेख करता है, और साथ में सिविल सेवाओं के मनोबल को बनाए रखता है। बस इतना ही इससे संबंधित आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, तो मैंने और 2 न्यूज इन MCQ के माध्यम से कवर कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। चलो, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आंसर मैंने दे दिया है यहाँ पे। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, ठीक है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के संदर्भ में, तो चलिए इसको समझते हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें है क्या कि बिहार सरकार ने 2025 में अगस्त महीने में ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को स्वीकृति प्रदान किया, जिसका उद्देश्य ये है कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले और साथ में बड़े स्तर पर निजी निवेश को आकर्षित करना, ठीक है। ये इसका क्या है? लक्ष्य है। और पिछला जब मैं जुलाई का मैगजीन कवर कर रहा था तो वहाँ पर मैंने आपके साथ जिक्र किया हुआ था बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, और ये उसी का एक विस्तारित रूप है, ठीक है। और ये 2026 तक प्रभावी रहेगी। अगले 5 वर्षों में इसका उद्देश्य है कि 1 करोड़ रोजगार का अवसर सृजित करना, ठीक है। बिहार में महत्वपूर्ण राज्यों, ये जो बिहार राज्य है वहाँ पर औद्योगिक केंद्र के रूप में बिहार राज्य को स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब मुख्य बिंदु जो है इसका उसको भी याद रखना पड़ेगा। जैसे क्या मुख्य बिंदु है? तो निवेशकों के लिए निःशुल्क भूमि, निवेशकों को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क भूमि दिया जाएगा। पहली बात तो ये। अब किसको निःशुल्क भूमि दिया जाएगा? निवेशक जो बिहार में उद्योग स्थापित करेंगे, 1 रुपये के नाम मात्र शुल्क पर उसको भूमि प्रदान की जाएगी, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये के निवेश और 1000 नौकरियों के सृजन पे उसको 10 एकड़ भूमि प्रदान की जाएगी। अगर 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करती है परियोजना में तो उसको 25 एकड़ का भूमि दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद भूमि पर छूट भी दिया जाएगा। जो ऊपर में अभी जो हम बताए उस योजना का चयन नहीं करके उसके अलावा भी निवेशक को, है ना, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण में भूमि दर से 50%, जो भूमि का दर है उसमें 50% के छूट पर उसको उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा बात है। तीसरा, फिनटेक सिटी के रूप में बिहार को विकास करना है। जैसे फिनटेक सिटी के रूप में जो बिहार पटना के समय फतवा है उसको फिनटेक सिटी के रूप में क्या करना है? विकास करना है, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पर भूमि अधिग्रहण के लिए फंड को आवंटित किया गया है। तो फतवा याद रखेंगे, पटना में फतवा में फिनटेक सिटी के रूप में इसको बिका। और यह जो आइडिया आया ये कहाँ से आया? तो जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी है ना, उसी तरह से बिहार में उसी के तर्ज पे फतवा को फिनटेक सिटी के परियोजना के रूप में
देखा जा रहा है। इससे होगा क्या, जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी के रूप तर्ज पे यहाँ पर फिनटेक सिटी, इससे होगा क्या कि पटना से सीधे वित्तीय सेवाएं और साथ में गुड्स वगैरह की आवाजाही संभव हो सकेगी, जिससे निर्यात को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तीसरा ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु वित्त पोषण, ठीक है। तो जैसे पटना हो गया, गया जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उनके लिए मार्गों को प्रशस्त करेगा। साथ में जो VGF को भी मंजूरी दिया है, जैसे व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, ठीक है। जैसे पटना से काठमांडू, गया से बैंकॉक, है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय जो परिचालन है उसको बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषित करेगा। उसके बाद वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे कि जो निवेशक होगा, है ना, उसको 3 वित्तीय प्रोत्साहन मॉडल के रूप में विकल्प चुन सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 40 करोड़ रुपये तक का ब्याज अनुदान, 100% तक SGST प्रतिपूर्ति मतलब होता है उसको सरकार लौटा देगी। जैसे आप कोई सामान सेल कर रहे हैं ना, तो टैक्स जो देंगे, आप कंपनी खोलेंगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स देंगे तो 40 करोड़ रुपया का अनुदान या तथा 100% तक SGST प्रतिपूर्ति, ठीक है। उसी तरह से अगर आप, एक विकल्प ये होता है, दूसरा विकल्प होता है कि 14 वर्ष में अनुमोदित परियोजनाओं का लागत 300% SGST प्रतिपूर्ति देगा, और अनुमोदित परियोजना लागत के आधार पर 50% पूंजीगत सब्सिडी। इन तीनों में से जो चाहिए, 50 नहीं 30% होगा, ठीक है, 30% देगा। तो इन तीनों में से जो विकल्प उसको पसंद है निवेशक को, वो ये चूज कर सकता है। फिर निर्यात को प्रोत्साहन दे रहा है के लिए सरकार राशि को दुगुना कर रही है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को सहायता देने के लिए भी जैसे सरकार कौशल दे रही है। फॉर एग्जांपल के लिए जो पात्र उद्योग है वहाँ के प्रति श्रमिक को 5,000 रुपये प्रति माह और 300% तक ESI और EPF सहायता दी जाएगी। जो अन्य इकाई है उनको सामाजिक सुरक्षा के लाभों के अतिरिक्त प्रति श्रमिक 2,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब प्रत्येक कर्मचारी के लिए 20,000 रुपये का कौशल विकास अनुदान भी शामिल है इसमें। उसके बाद हरित प्रोत्साहन को बढ़ावा दे रहा है। जैसे पर्यावरण संरक्षण हेतु 25% प्रतिपूर्ति, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगा, है ना, उनको 25% और वापस कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो और यह जो है अधिकतम 1 करोड़ तक पर लागू होगा, ठीक है। और नवीकरणीय ऊर्जा का जो उपयोग होगा वो कम से कम 6 लाख रुपये तक का सहायता उसको दिया जाएगा। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, किससे संबंधित, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के संबंधित। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या है। तो मंत्रिमंडल ने बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह पैकेज लॉन्च किया है और निवेश को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। और यह किसके तर्ज पे है, तो मैंने जो आपको एक और एक्ट बताया, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के ही एक विस्तारित रूप है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार का सृजन करना, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो निवेशकों के लिए निःशुल्क भूमि पर छूट, फिनटेक सिटी का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए वित्त पोषण, उसके बाद वित्तीय प्रोत्साहन, निर्यात को प्रोत्साहन, रोजगार सहायता और हरित प्रोत्साहन, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। इतनी पॉइंट आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अगर आपने इसको समझा अच्छे से तो अब आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। पहला है फॉर्च्यून 500 कंपनी, हाँ ठीक है, को 1,000 करोड़ से अधिक निवेश और 1,000 रोजगार सृजन पर 25 एकड़ की भूमि निःशुल्क दी जाएगी। तो देखिए फॉर्च्यून को जो है 25 एकड़ तो नहीं देगा, ठीक है, इसको जो है आपको 10 एकड़ दिया जाएगा, ठीक है, 10 एकड़ इसको ज़मीन दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया है 25 एकड़, तो इस आधार पे स्टेटमेंट 1 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनी के बारे में नहीं बताया था, बट ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि फॉर्च्यून 500 जो कंपनियों को 10 एकड़ की भूमि दी जाएगी, ठीक है, 10 एकड़ का भूमि दिया जाएगा। तो ऐसे में स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। दूसरा देखिए क्या है कि योजना के तहत निवेशक ब्याज अनुदान, SGST प्रतिपूर्ति या पूंजीगत सब्सिडी में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है। मैंने बताया था कि 3 विकल्प हैं, 3 में से कोई एक वो चूज़ कर सकता है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 3 क्या था कि 40 करोड़ तक का ब्याज अनुदान और प्लस 100% तक SGST प्रतिपूर्ति। दूसरा था 14 वर्षों में अनुमोदन परियोजना लागत का कितना 300% SGST प्रतिपूर्ति। उसके बाद तीसरा क्या था कि 30%
पूंजीगत सब्सिडी। ठीक है, अब सर इन तीनों में से जिसको जो भी चाहिए वो कर सकता है। ठीक है, निवेशक को जो भी ऑप्शन चूज करना हो वो कर सकता है। स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। देखिए तीसरा, पटना काठमांडू गया शारजा है ना और गया बैंकॉक मार्गों के लिए DGF स्वीकृत किया गया है। तो हाँ ये भी सही है ना। मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को बढ़ावा देने के लिए BGF को स्वीकृति दिया गया है। तो आंसर 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक गलत है 2 और 3 सही है, तो 2 एंड 3 इसका क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर 2 एंड 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर ये देखिए आंसर भी दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे, सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलिए ठीक है, एक और ये करंट अफेयर्स है। राजगीर में आयोजित अंडर 20 रग्बी है ना 7th चैम्पियनशिप 2025, काफ़ी सारा ये काफ़ी न्यूज़ में भी था उस समय। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं, या फिर रोकते हैं एक और वीडियो में। चलिए इसको ना, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और आगे जो भी 3-4 और, मात्र ज़्यादा नहीं है, मतलब 2-3 करंट अफेयर्स ही है। ठीक है, मैं एक अलग वीडियो में आज ही मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज ही कर दूंगा, रात में लगभग 8-9 बजते बजते मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा रात में। तो आज 2 लेक्चर आएंगे, एक तो ये अभी पार्ट 1 हो गया और शाम में पार्ट 2 अपलोड करेंगे। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपका काम है इस वीडियो को बार बार देखना और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद त्रिसंकल्प IAS के साथ जुड़ने के लिए। आई होप मैं आपके सपनों को साकार करने में कुछ सहायता कर पाऊँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।